नमस्कार, चैंपियंस क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु तिवारी। छोटी दिवाली पर बड़ा धमाका करने के लिए टीम इंडिया तैयार है। हालांकि एक समय टीम ने 125 रन के अंदर 4 टॉप बल्लेबाजों के विकेट खो दिए थे, लेकिन धोनी के धमाके से टीम सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में सफल रही, जहां से टीम इंडिया इंग्लैंड की सफाई के बारे में सोच रही है। इसके अलावा जानेंगे कि क्या रहा धोनी और भारत की ओपनिंग जोड़ी की कामयाबी का राज। एक समय क्यों आ गई थी टीम इंडिया दबाव में, किस दिग्गज ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कपिल देव पर साधा निशाना, और शोएब के बाद किस दिग्गज ने सचिन पर कही बेतुकी बातें। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक और बढ़िया पारी की मदद से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 272 रन का लक्ष्य दिया है। धोनी ने 69 गेंदों पर 75 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके लगाए। इस तरह उनने सीरीज में नॉट आउट रहने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा है। इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने के बाद टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही। गंभीर और रहाणे की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 80 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन इसी स्कोर पर गंभीर, विराट और रहाणे के आउट होने से टीम इंडिया दबाव में आ गई। बीच के ओवर में सुरेश रैना ने 46 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 38 रन बनाए, जबकि जडेजा ने एक बार फिर 21 गेंदों पर 21 रन की पारी खेली। बाएं हाथ के स्पिनर समित पटेल ने 57 रन में 3 विकेट लिए, जबकि स्टीवन सिंह 2 और ब्रिस्नेन और मीकर ने एक विकेट हासिल किए। इसके जवाब में इंग्लैंड का संघर्ष जारी है। कीथ वेटर और एलिस्टर कुक क्रीज पर इस वक्त जमे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त 10 ओवर में 63 रन का स्कोर हो चुका है इंग्लैंड का। 34 रन पर खेल रहे हैं। कीथ वेटर 34 रन पर खेल रहे हैं। That's good running. Good delivery. एलिस्टर कुक 27 रनों पर इस वक्त खेल रहे हैं। टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर इस बार भले ही उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाया हो, लेकिन भारतीय ओपनर्स अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने में जरूर कामयाब रहे हैं। अजिंक्य रहाणे और गौतम गंभीर की जोड़ी ने सीरीज में पहली बार ओपन करते हुए 80 रन की पार्टनरशिप निभाई। पार्थिव पटेल को बाहर बिठाकर उनकी जगह मनोज तिवारी को मिडिल ऑर्डर में शामिल किया गया, जिसकी वजह से रहाणे के साथ ओपन करने गौतम गंभीर को आना पड़ा। ओपनर बदलते ही टीम इंडिया की किस्मत भी कुछ बदली हुई सी नजर आई। मोहाली वनडे के अलावा टीम इंडिया के ओपनर्स पार्थिव पटेल और अजिंक्य रहाणे की ओपनिंग जोड़ी सीरीज के बाकी 3 वनडे मैचों में भी कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाई थी, लेकिन गौतम गंभीर और रहाणे की जोड़ी ने ईडन गार्डन पर अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत दिलाने की भरपूर कोशिश की। रहाणे और गौतम गंभीर की जोड़ी ने टीम इंडिया को धीमी लेकिन मजबूत शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले टिम ब्रेस्नेन और स्टीवन फिन की बाधा को धीरे धीरे पार किया। इसके बाद स्टुअर्ट मीकर और समित पटेल का डट कर सामना किया। दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इस दौरान 25 के निजी स्कोर पर गंभीर को एक जीवनदान भी मिला। हालांकि इसके बाद गंभीर बहुत ज्यादा रन नहीं बना सके। अपनी पारी में गंभीर ने 4 और रहाणे ने 6 चौके लगाए। इस जोड़ी ने टीम इंडिया को इस सीरीज की सबसे मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि टीम को 80 रन पर पहुंचाकर गंभीर फिन का शिकार हो गए। उन्होंने 38 रन का योगदान दिया। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भले ही टीम इंडिया ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया हो,
लेकिन एक समय धोनी सेना काफी दबाव में आ गई थी। बढ़िया शुरुआत के बाद 80 रनों के स्कोर पर ही टीम के 3 धुरंधर बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद धोनी सेना बैक फुट पर आ गई थी। इस सीरीज में अगर पहली बार टीम इंडिया दबाव में दिखी तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी एक ही स्कोर पर 3 बल्लेबाजों का पवेलियन लौट जाना। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी धोनी सेना की शुरुआत बढ़िया हुई। अजिंक्य रहाणे और गौतम गंभीर पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़कर सेंचुरी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ ही रहे थे कि स्टीवन फिन की एक बाहर जाती गेंद गंभीर के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई विकेट से टकरा गई। Was on the front foot in Mumbai and this time on the back foot, and it's Stephen Finn again, bowled very well. इसके तुरंत बाद फिन के उसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी बोल्ड हो गए। फिन के शानदार इन स्विंगर को कोहली समझ पाते उससे पहले ही उनकी गिल्लियां बिखर गई। सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले कोहली को इस आखिरी मैच में 0 पर ही पवेलियन लौटना पड़ा। एक ही ओवर में तो दिग्गज बल्लेबाजों के आउट होने के झटके से टीम अभी उभरी भी नहीं थी कि अगले ओवर में ही अजिंक्य रहाणे भी टिम ब्रेसनेन का शिकार हो गए। बाहर निकलती गेंद को उन्होंने दूर से ही ड्राइव करने की कोशिश की और विकेट कीपर कीस बेटर को कैच थमा बैठे। इस तरह 80 के स्कोर पर 3 बड़े बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया काफी दबाव में आ गई। खासकर गौतम गंभीर का विकेट टीम इंडिया पर भारी पड़ा। गौती इस समय शानदार फॉर्म में है और उनसे टीम को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। सिर्फ 10 गेंदों के अंदर ही इन तीनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका, जिससे टीम इंडिया सीरीज में पहली बार बैकफुट पर नजर आई। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज। तो बैकफुट के बाद अब बात स्टार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है। भज्जी ने कहा है कि कई दिग्गज खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी इस समय टीम इंडिया जैसा प्रदर्शन कर रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन की तारीफ किए बिना स्टार स्पिनर हरभजन सिंह भी नहीं रह सके। हरियाणा के रोहतक में चल रहे मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के मौके पर मौजूद भज्जी ने कहा कि मैच जीतने के लिए स्ट्राइक रोटेट करना सबसे जरूरी है, लेकिन मौजूदा सीरीज में इंग्लिश टीम ऐसा करने में असमर्थ रही है, जिसका फायदा टीम इंडिया ने बखूबी उठाया है। हरभजन सिंह ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से वो लगातार स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे। Not much you can do about it there, Bairstow, but in general you just seen the इंडियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है और यही कह सकता हूँ कि मेरी विशेष है उनके साथ। पूरी टीम अच्छा खेल रही है, रन बना रहे हैं, बॉलर विकेट ले रहे हैं, नए जो जितने भी लड़के हैं सब अच्छा कर रहे हैं और जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें काफी अच्छी बॉलिंग की है इंडिया ने और रिस्ट्रिक्ट किया है इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने से। इंग्लैंड की टीम में कई दिग्गज बल्लेबाज हैं, लेकिन वो स्पिन खेलने में ज्यादा सक्षम नहीं हैं, जिसकी वजह से वो लगातार स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि इस सीरीज में अभी तक इंग्लिश टीम ने एक भी मैच नहीं जीता है। भज्जी ने कहा कि मौजूदा टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेली टीम के 7-8 सदस्य नहीं हैं। इसके बावजूद टीम बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, जिससे ये साबित होता है कि देश में टैलेंट की कमी नहीं है। टीम भी खेल रही है प्रेजेंटली, इसमें अगर देखे जाए तो वर्ल्ड कप के कम से कम 7 या 8 खिलाड़ी नहीं है। उसके अलावा भी टीम इतना अच्छा खेलती है तो इसका मतलब इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। भज्जी ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि माही एक बार फिर पुरानी लय में नजर आ रहे हैं और शानदार तरीके से मैच को फिनिश कर रहे हैं। भज्जी ने ये भी उम्मीद जताई है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वेस्टइंडीज के भारत दौरे में भी टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करेगी। हरभजन सिंह ने कहा कि खेल के बाद थकान तो हो ही जाती है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ज्यादा क्रिकेट खेली जा रही है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो BCCI से आराम की अनुमति ले सकता है। दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने इस समय शानदार प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं दी। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज। टीम इंडिया का प्रदर्शन वाकई लाजवाब है।
लेकिन क्रिकेट के भगवान पर फिर एक बार साधा है किसी ने निशाना। बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। मैं A to Z न्यूज को शुभकामनाएं देती हूं और बधाई देती हूं कि वो लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्पोर्ट्स को ऐसे ही और बढ़ावा देते रहें। मैं A to Z न्यूज चैनल को शुभकामनाएं देता हूं जिस तरीके से वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं इन फ्यूचर भी इसी तरीके से स्पोर्ट्स को प्रमोट करते रहेंगे। I think cricket has become huge definitely, but I think बैडमिंटन को भी काफी प्रोत्साहन मिला है पिछले 2-3 सालों में और काफी लोग देखने आते हैं, काफी लोग फॉलो भी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ऐसा ही हो। वर्ल्ड के सबसे हाई लेवल पर परफॉर्म कर रही हूँ तो सबको खुशी होनी चाहिए। मैं मेडल ला रही हूँ इंडिया के लिए। डबल सिंगल से एक मेडल कम नहीं हो जाता, डबल से भी मेडल ही मिलता है। मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक दिन और कोशिश करता रहूँ। मैं लंबे टारगेट्स नाम रखूँ कि 10 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये करना है, बट एवरी ट्रेनिंग में जब जाऊँ मैं अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूँ। हर एक मैच जब खेलूँ मैं अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। हाथ जल जाए या शरीर का कोई भी अंग जल जाए तो कच्चे आलू जो सब्जी में डालते हो उसके चिप्स काट के रख दो, अथवा तो उसका कैसे भी रस निकाल के थोड़ा पानी वानी मिला देना, वो चुपड़ दो, बस एक बार में ठीक हो गया। कामनाओं का दास भी बना रहे और सुख भी प्राप्त कर ले, ये असंभव है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चैंपियंस क्लब में। पूर्व क्रिकेटरों के जरिए अपनी किताब की पब्लिसिटी कराने के लिए सचिन को विवाद में घसीटने का चलन शुरू हो गया है। पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपनी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स में सचिन को उनके बाउंसर से डरने वाला बल्लेबाज बताया और अब इसी कड़ी में ग्रेग चैपल का भी नाम जुड़ गया है। भारत के इस पूर्व कोच ने अपनी नई किताब फियर फोकस में सचिन को मानसिक तौर पर कमजोर खिलाड़ी बताया है। किताब की पब्लिसिटी का फिर वही तरीका, सचिन के नाम का किया इस्तेमाल। पहले शोएब ने लगाया आरोप, अब ग्रेग चैपल ने भी अपनाया यही तरीका। लगता है इन दिनों पूर्व क्रिकेटरों की लिखी किताबों में सचिन तेंदुलकर पर उल्टे सीधे कमेंट करने का फैशन शुरू हो गया है। पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपनी किताब में सचिन को लेकर बेतुकी बातें लिखी और अब टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल भी इसी राह पर चल पड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व क्रिकेटर ने अपनी नई किताब फियर फोकस में सचिन को मानसिक रूप से कमजोर खिलाड़ी बताया है। टीम इंडिया को 2005 से 2007 तक कोचिंग देने वाले इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का कोचिंग करियर विवादों से भरा रहा। उन्होंने अपनी कोचिंग के दिनों को याद करते हुए लिखा कि जब वो टीम इंडिया के कोच थे उस समय सचिन तेंदुलकर उनके पास आए और करीब 2 घंटे तक उनसे बात की थी। वो अपनी खराब फॉर्म को लेकर परेशान थे, उन्हें अपनी क्षमता पर संदेह था। उसके बाद सचिन एक T20 टूर्नामेंट खेलने मलेशिया गए, वहाँ पर भी उनमें मानसिक दृढ़ता की कमी दिखाई दी। कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिलेक्टर के तौर पर हटाए गए चैपल ने कहा कि तेंदुलकर फैंस की उम्मीदों के बोझ से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि टीम जब विदेशी दौरे पर जाती थी तो तेंदुलकर हमेशा हेडफोन लगाए रहते थे और उसमें इतने तल्लीन रहते थे कि इधर उधर देखते भी नहीं थे। इतनी अधिक उम्मीदों का बोझ तो डॉन ब्रैडमैन पर भी नहीं रहा, वो आराम भी नहीं कर पाते थे। ग्रेग की ये सारी बातें उस वक्त सामने आ रही हैं जब टीम इंडिया को 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। इससे पहले पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर ने अपनी किताब कंट्रोवर्शियल योर्स में सचिन पर उनकी बाउंसर से डरने की बात कही थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि सचिन फैसलाबाद टेस्ट के दौरान उनकी बाउंसर खेलने के बजाय छोड़ रहे थे और वो मैदान में काफी असहज महसूस कर रहे थे। खैर, कोई कुछ भी लिखे, सचिन कैसे खिलाड़ी हैं और वो मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, ये सिर्फ उनके फैंस ही नहीं
बल्कि ये दोनों पूर्व खिलाड़ी भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इन सब बातों को एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं माना जा सकता। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज। Sachin Ramesh Tendulkar, 200 not out of 147 deliveries, 20. बार बार सचिन निशाने पर, मतलब पब्लिसिटी स्टंट। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जे.वाई. लेले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1999-2000 के अहमदाबाद टेस्ट के बारे में एक खुलासा करके सबको चौंका दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस मैच में कपिल देव ने बतौर कोच फॉलो ऑन न देने का फैसला टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर पर थोपा था। आखिरकार न्यूजीलैंड के साथ ये मैच ड्रॉ हुआ था। Try and get too close to the ball, see if there's a whip, nicely balanced. Well, that was a false shot in some respects. It won't look so on the scorecard because it's gone for 4. But initially I think he's... बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जे.वाई. लेले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलासा करते हुए पूर्व कप्तान कपिल देव पर आरोप लगाया है। अपनी बायोग्राफी में 1999 में हुए भारत न्यूजीलैंड अहमदाबाद टेस्ट मैच के बारे में लिखा है कि उस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के फॉलो ऑन न लेने के पीछे उस समय के कोच कपिल देव का हाथ था। वो मैच उस वक्त भारत की पकड़ में था। कपिल देव के फैसले की वजह से ड्रॉ हो गया था। भारत ने पहली पारी में 7 विकेट पर 583 रन बनाकर घोषित किया था, जिसमें कप्तान सचिन तेंदुलकर के 217 रनों की पारी शामिल थी। जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी 308 रन पर सिमट गई थी और उन पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था। उस समय के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने कीवी टीम को फॉलो ऑन देने का निर्णय लिया और स्टीवर फ्लेमिंग को इस बारे में बता भी दिया था। सचिन ने अपने तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद को बॉलिंग करने के लिए नई बॉल चुनने को भी कहा था, लेकिन तभी उसी समय भारतीय टीम के कोच कपिल देव ने सचिन से कहा कि वो फॉलो ऑन देने का फैसला वापस ले ले। कपिल का कहना था कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज थके हुए हैं। हालांकि तेज गेंदबाजों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। उसके बाद सचिन ने कपिल से कहा कि उन्होंने फॉलो ऑन की सूचना विरोधी टीम को दे दी है, लेकिन कपिल ने कहा कि वो कीवी टीम के कप्तान से कहे कि वो फॉलो ऑन नहीं दे रहे, उनकी टीम बल्लेबाजी करेगी। वहीं स्टीवन फ्लेमिंग भी यही चाहते थे और उन्होंने खुशी खुशी सचिन की बात मान ली। लेले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब उन्होंने और उस समय के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चंदू बोर्डे ने सचिन से इस बारे में पूछा तो सचिन ने विनम्रता के साथ बताया कि उन्होंने कोच के कहने पर ऐसा किया। उस टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत की राह पर खड़ी थी। लेकिन वो मैच आखिर में ड्रॉ हो गया था। कपिल का ये फैसला काफी चौंकाने वाला था। कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को भी ये फैसला अजीब लगा था। मामला इतना बढ़ गया था कि कपिल पर इस फैसले को लेकर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे। लेले ने लिखा कि सीबीआई ने इस बात पर कपिल से पूछताछ भी की। सचिन और लेले खुद वहां मौजूद थे। उन्होंने इस फैसले को टीम का फैसला बताया था। हालांकि लेले ने ये जरूर लिखा है कि कपिल का फैसला चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि कपिल मैच फिक्सिंग में शामिल थे। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज। चैंपियंस क्लब में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स में हादसों की कहानी। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए चैंपियंस क्लब। प्लेयर सारे अच्छे होते हैं जो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। बस जो आपके हाथ में की अच्छी बॉलिंग करना, अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट हर कोई बैट्समैन, बड़े से बड़े बैट्समैन भी घबराता है। तो बस यही कोशिश है कि अच्छी बॉलिंग कर सकूं। मैं अपनी गलतियों से और आगे सीख ही आऊँ और यही ज़रूरी है कि गलतियों से सीखते रहें। और A to Z चैनल को मेरी तरफ से सारी शुभकामनाएं और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हर जगह पर लोग अच्छा करें और यही कहूँगा कि क्रिकेट सभी स्पोर्ट्स को पूरा सपोर्ट करें। तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा काली मिर्च और गाय का घी, काला और गुनगुना पानी पी लो, गैस बैस गायब।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चैंपियंस क्लब में। कुछ ही दिनों पहले इंडीकार रेसिंग के एक भयानक हादसे ने चैंपियन रेसर डैन वेल्डन की जान ले ली थी और अब बाइक रेसिंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। मलेशियाई मोटोजीपी के दौरान रविवार को इटली के स्टार राइडर मार्को सिमोनसेली ने एक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। मार्को महज 24 साल के थे। पहले कार रेसिंग पर खतराए संकट के बादल और अब मोटो जीपी यानी बाइक रेसिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसका कारण है रविवार को हुई मलेशियाई मोटो ग्रां प्री, जहां पर उभरते हुए इटालियन स्टार बाइक रेसर मार्को सिमोनसेली ने एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। दुर्घटना रेस के शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही हो गई, जब होंडा के रेसर मार्को की बाइक ट्रैक पर कॉलिन एडवर्ड और वैलेंटिनो रॉसी के रास्ते में आ गई। टक्कर उस वक्त हुई जब मार्को टर्न ले रहे थे। इस दौरान मार्को बाइक को बैलेंस करने में सफल नहीं हुए और पीछे से आ रही बाइकों से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिमोनसेली का हेलमेट इस टक्कर में निकल गया और दुर्घटना के बाद वो ट्रैक पर ही गिरे देखे गए। मोटो ग्रां प्री ने बाद में अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन बयान में इसकी घोषणा भी कर दी। हाल के दिनों में मोटर स्पोर्ट्स में ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसने इन खेलों के प्रति खतरे की भावना और बढ़ा दी है। सिमोनसेली की मौत के बाद भी सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। पिछले हफ्ते 2010 मोटो जीपी चैंपियन जॉर्ज लोरेंजो ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास के दौरान हुई दुर्घटना में अपनी हाथ की एक उंगली गंवा बैठे थे, जबकि 2 बार की इंडीकार 500 चैंपियनशिप के विजेता डैन वेल्डन की लास वेगास में 15 कारों की टक्कर के दौरान मौत हो गई थी। आयोजकों ने मार्को की मौत की खबर आते ही इस मोटो ग्रां प्री को रद्द कर दिया था। दुर्घटना में पीछे से आ रहे एडवर्ड्स भी चपेट में आए थे, लेकिन उनको बस कुछ चोटें ही आई हैं। भारत भी अब जल्द ही मोटर स्पोर्ट्स का नया हब बनने वाला है, जहां F1 से लेकर बाइक रेसिंग और इंडी कार रेसिंग भी होंगी। लेकिन 1 महीने के अंदर 2 खतरनाक एक्सीडेंट और 2 शानदार खिलाड़ियों की मौत के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आयोजक वाकई इन इवेंट्स के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज। चैंपियंस क्लब में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरें क्विक सिंगल्स में। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल बेवन का कहना है कि टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वनडे के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर्स में से एक हैं। बेवन के अनुसार धोनी स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं, साथ ही वो बड़े शॉट्स भी खेलते हैं। वो दबाव में भी संयम रखते हैं, जो उन्हें एक अच्छा मैच फिनिशर बनाता है। अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में 3 स्पिनरों की जगह के लिए 4 गेंदबाज अपनी दावेदारी रखेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने वाले आर अश्विन का चुना जाना लगभग तय है। ऐसे में भज्जी, प्रज्ञान ओझा और अमित मिश्रा में से किन्हीं 2 का चयन किया जाएगा। टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने अपनी नई किताब फियर फोकस में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को मानसिक रूप से कमजोर बताया है। चैपल का कहना है कि भारतीय टीम की कोचिंग की शुरुआत में सचिन उनके पास मदद के लिए आए थे। सचिन उस दौरान अपने फॉर्म के साथ साथ टेनिस एल्बो इंजरी से भी जूझ रहे थे। ग्रेटर नोएडा के बाद अब मुंबई में भी फार्मूला 1 ट्रैक बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। लंदन ओलंपिक स्टेडियम और सिल्वरस्टोन के नए लेआउट के डिजाइनरों के कंसोर्टियम ने मुंबई में फार्मूला 1 सर्किट को प्लान करने का अनुबंध हासिल किया है। कैपिटा, साइमंड्स, पॉपुलर और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम ने अपने बयान में कहा है कि सर्किट ग्रां प्री के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा। इस कंसोर्टियम को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने नियुक्त किया है, जिससे ये मुंबई में मल्टीपर्पज रेस सर्किट के लिए मास्टर प्लान तैयार कर सके। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय मूल के ब्रितानी नागरिक 100 वर्षीय फौजा सिंह के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सिंह ने 8 घंटे में मैराथन पूरी करके दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेली गई सुपर सीरीज हॉकी 9 अब हर साल खेली जाएगी। 4 देशों के इस टूर्नामेंट को आयोजकों, प्रायोजकों, खिलाड़ियों और कोचों ने सफल बताया है। ये पहला टूर्नामेंट था जिसके मैचों का टीवी पर सीधा प्रसारण हुआ। हॉकी ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मार्क एंडरसन ने इसे सालाना आयोजन बनाने के लिए प्रायोजकों से बात भी की है। पूर्व भारतीय कप्तान धनराज पिल्ले 17 दिसंबर से शुरू हो रही वर्ल्ड सीरीज हॉकी के जरिए मैदान पर वापसी करेंगे। 43 साल के धनराज 4 ओलंपिक, 4 विश्व कप खेल चुके हैं। 12 साल पहले राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले धनराज का कहना है कि दुनिया भर के हॉकी खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर लौटना बेहतरीन अनुभव होगा।